Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 19th November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel एडवर्स IS लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, तमिलनाडु री इनेक्ट्स बिल्स. अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि तमिलनाडु में क्या चल रहा है. तमिलनाडु में कुछ यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा क्या किए थे, बिल को पास किया गया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. देन उसको गवर्नर की एसेंट के लिए यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन गवर्नर ने उसमें क्या किया था, अपना एसेंट नहीं किया था, उसमें अपना एसेंट को विदहोल्ड करके रखा था. अब यहाँ पर क्या हुआ है, 13 नवंबर को गवर्नर ने सारे बिल्स को क्या किया है, यहाँ पर रिटर्न किया है और ये मेंशन किया है कि मैं क्या करता हूँ, इसमें अपना एसेंट विदहोल्ड करता हूं विदाउट गिविंग एनी रीजन. कि मतलब वो अपना एसेंट को यहाँ पे क्यों विदहोल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे वो बिल को मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका कोई भी रीजन उन्होंने नहीं दिया है और उन्होंने बिल को क्या कर दिया, वापस कर दिया. आफ्टर टेकिंग सो मच टाइम, है ना. बिल यहाँ पर कब उनके पास सेंड हुए थे, फरवरी में यहाँ पर सारे बिल्स उनके पास पहुँच गए थे और उन्होंने कब रिटर्न किया, नवंबर में. तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने बिल्स को, जितने भी बिल्स हैं उनकी जो 15th लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके द्वारा यहाँ पर 8 से ज़्यादा बिल जो थे, 10 बिल वहाँ पर 10 बिल पास किए गए थे और जो प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा यहाँ पर 8 बिल्स को क्या किया गया, पास किया गया था और उनको गवर्नर के पास भेजा गया था. लेकिन अब फिर से क्या हुआ, इन सारे बिल्स को यहाँ पर फिर से री इनेक्ट किया गया है और ये देखिए यहाँ पर ये भी मैंडेटरी हो जाता है किसके लिए, गवर्नर के लिए. तो आप सभी को यहाँ पर आर्टिकल 200 पता होगा. आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द गवर्नर इज बाउंड टू गिव हिज and when the bill written by the governor for reconsideration is adopted again by the assembly. तो यहाँ पर इस जो प्रोविज़न है इसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था. अगर आप लोगों ने कल का यहाँ पर वीडियो नहीं देखा है, डिस्कशन नहीं देखा है, सो मेक श्योर आप पहले कल का डिस्कशन देखें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना एक कंटिन्यूशन में होते हैं और अगर आप एक दिन का भी यहाँ पर मिस करते हैं डिस्कशन तो आपका जो एक रिदम होता है वो पूरा यहाँ पर मिस हो जाता है. सो आर्टिकल 200 ये कहता है, इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास. पहला ऑप्शन होता है या तो वो अपनी मंजूरी दे दें, अपना एसेंट यहाँ पर दे दें. दूसरा यहाँ पर एसेंट को विदहोल्ड कर दें, मतलब कि मंजूरी ना दें. सेकेंड यहाँ पर ये होता है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, कि यहाँ पर उसमें वो नोट के साथ उन्हें भेजना पड़ता है कि इस प्रोविज़न में हमें ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो विद नोट वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं. बट रिकंसिडरेशन के लिए जब उसको रिटर्न करते हैं किसी भी बिल को और अगर असेंबली उसे फिर से क्या करती है, यहाँ पर पास कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो गवर्नर के ऊपर ये क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है कि वो अपना एसेंट उस बिल में यहाँ पर दे. ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन क्या रहता है कि जो गवर्नर है वो बिल को प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि बिल को क्या किया गया है, फिर से रिटर्न किया गया है गवर्नर के द्वारा. तो अब असेंबली के द्वारा इसे फिर से पास किया जा रहा है और गवर्नर के पास यहाँ पर भेजा जाएगा. सो द चीफ मिनिस्टर सेड द बिल कुड बी रिकंसिडर अंडर द रूल 143 ऑफ द तमिलनाडु असेंबली. ये तमिलनाडु के असेंबली का रूल नंबर 143 है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्स को फिर से रिकंसिडर किया जा रहा है और उसके बाद ये जो बिल है गवर्नर के पास यहाँ पे फिर से भेजा जाएगा. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब बाउंड हो जाएगा गवर्नर के ऊपर कि वो बिल को क्या करे, अपना एसेंट यहाँ पर दे. ओके, सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. सो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है कादालुंदीज श्रिंकिंग मड फ्लैट इकोसिस्टम कीप्स बर्ड्स अवे. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक विलेज है आपका, कहाँ पर, केरल में. मतलब केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, उस विलेज का नाम है क्या, काडालुंडी. अब ये श्रिंक हो रहा है, मतलब कि वहाँ का जो मड फ्लैट इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है. पहले वो यहाँ पर कितना था, 1 हेक्टेयर से और बहुत ज़्यादा 8 हेक्टेयर तक वो पूरा मड फ्लैट यहाँ पर फैला. मतलब मड फ्लैट एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कीचड़ जैसा होता है, थोड़ा सा उसमें पानी होता है और सॉइल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. थोड़े थोड़े वहाँ पर आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स नहीं कह सकते आप, जो आपके मॉसेस होते हैं, है ना, इस तरीके से वो पूरा मड का सिस्टम होता है, उसे हम मड फ्लैट इकोसिस्टम कहते हैं. वो पूरा 8 हेक्टेयर में था. अब ये धीरे धीरे श्रिंक होते होते कितना हो चुका है, सिर्फ 1 हेक्टेयर बचा है. कितना, 1 हेक्टेयर यहाँ पर बचा है. अब इससे हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मड फ्लैट इकोसिस्टम के श्रिंक होने से ये आ रही है कि वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर विंटर्स में आती हैं, उनका माइग्रेटरी बर्ड्स का जो विंटर में कमिंग है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है.
तो ये जो श्रिंकिंग हो रहा है, इसमें आप इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, श्रिंकिंग मड फ्लड इकोसिस्टम कीप्स बर्ड अवे। तो यहाँ पर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही हैं, अब कम होती जा रही हैं। सो रिसर्चर्स पॉइंट आउट दैट इफ द मड फ्लड आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड रिस्टोर्ड, काडा लुंदी विल वैनिश फ्रॉम द ग्लोबल मैप। अगर हमने इसको मड फ्लैट को रिस्टोर और प्रोटेक्ट नहीं किया तो धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया है वो हमारे मैप से ही हट जाएगा। प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट शोर बर्ड, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा आपका डेस्टिनेशन है किसका, माइग्रेंट बर्ड्स का। लेकिन अगर हमने मड फ्लैट इकोसिस्टम को, इस फ्लैट इकोसिस्टम को रिस्टोर नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, सो धीरे धीरे ये क्या होगा, जो ये डेस्टिनेशन है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वैनिश हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे जो माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ कहाँ से आती है, तो साइबेरिया, लद्दाख, मंगोलिया और स्कॉटलैंड से यहाँ पर सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं विंटर सीजन में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, ये जो बर्ड्स हैं वो क्या है, अब नहीं आ रही हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता जा रहा। सो वी हैव ट्राइड टू कन्विंस द गवर्नमेंट थ्रू memorandum of the importance of protecting the mudflat ecosystem of the from the other invasive invalids such as sandbank and मैनग्रोव्स। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे कि सैंड बैंक्स होते हैं आपके, है ना, जिसमें रेतीला पूरा किनारा होता है, और मैनग्रोव्स, इनसे हम प्रोटेक्ट करने की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, बट स्टिल हमें क्या करना होगा, इसे यहाँ पर फोकस करना होगा। ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या बनता जा रहा है, कंसर्न सामने बनता जा रहा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वाड CECA on the top of agenda for India Australia 2+2 डायलॉग। अभी 2+2 डायलॉग क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि 2+2 डायलॉग होता है, इसमें दो कंट्रीज आपस में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ पे दो मिनिस्टर। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, और इंडिया से यहाँ पर चल रहा है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, इसलिए इट इज कॉल्ड 2+2 डायलॉग। और ये 2 कंट्रीज के बीच में होता है। तो यहाँ पर सारे डायलॉग्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का हुआ, आपका जो भी सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक इशूज हो गए, फॉरेन इशूज हो गए, डिफेंस के रिलेटेड इशूज हो गए, इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग यहाँ पर हुआ था। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 2+2 डायलॉग आपका होगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि 2+2 डायलॉग और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया के यहाँ पर स्टैब्लिश है। ओके, सो अभी ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वाड समिट लाइकली टू बी हेल्ड इन जनवरी। यहाँ पर जो क्वाड की समिट है वो कब होगी आपकी, मतलब ऐसा एजम्पशन हमारे सामने आ रहा है, प्रोडिक्शन है कि नेक्स्ट समिट जो क्वाड की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, क्वाड की। क्वाड में यहाँ पे आप टोटल 4 मेंबर्स है, कौन कौन, इंडिया, यूएसए, चाइना, सॉरी नॉट चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो यहाँ पर ये 4 कंट्रीज हैं क्वाड में। तो इनकी जो समिट होगी वो कब होगी, इन जनवरी में होने वाली है। डेट में भी अनाउंस एट 2+2 डायलॉग ऑन मंडे। और ये समिट यहाँ पर मंडे को आपकी, मतलब कि कल ही 2+2 डायलॉग होने वाला है, किसके साथ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो वहां पर डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा। इफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया कंक्लूडेड CECA नेगोशिएशन, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में ये जो नेगोशिएशन है ये कंक्लूड हो जाता है। सो इट विल लाइकली बी साइंड व्हेन ऑस्ट्रेलियन PM अराइज फॉर क्वाड समिट। तो यहाँ पर देखिए कंक्लूड मतलब अभी यहाँ पर 2+2 डायलॉग हो रहा है, और इस डायलॉग में क्या होगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्रीमेंट है विद ऑस्ट्रेलिया, इसे क्या किया जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें इसमें होनी है। और जब इसी डायलॉग में आप सभी को पता है कि जो क्वाड की नेक्स्ट समिट होने वाली है उसकी डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। सो अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो क्वाड की समिट में क्या होगा, ये हमारा जो नेगोशिएशन है, एग्रीमेंट है, ये यहाँ पर साइन हो जाएगा। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो रिपब्लिक डे अभी आने वाला है 26 जनवरी, यहाँ पर हमारे इस बार चीफ गेस्ट कौन होंगे, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब। ओके, और यहाँ पर यहाँ यह कहा जा रहा है कि आप देखेंगे इन एडिशन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर विजिट वुड एन अपॉर्चुनिटी टू साइन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड एग्रीमेंट। ये हमारा जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा जनवरी में। क्योंकि देखिए हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर इनवाइटेड होंगे एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द जनवरी 26 रिपब्लिक डे परेड। और यहाँ पर आपकी क्या होगी, क्वाड की भी समिट होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्रीमेंट है इसको क्या कर लिया जाएगा, साइन कर लिया जाएगा।
ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। मेनली इसमें ये कि एक तरीके से बायलेटरल कॉपरेशन है। सो अवर कॉपरेशन विद इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अप्रोच टू इंश्योर द इंडो पैसिफिक रिमेन्स ओपन, इंक्लूसिव एंड रेसिलेंट। तो मतलब इसमें यही कि हमारा कॉपरेशन इंडिया के साथ इसलिए हो रहा है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसे हम ओपन, इंक्लूसिव और रेसिलेंट यहाँ पर बनाएं। यहाँ पर बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन भी होंगे सेवरल। यहाँ पर फर्स्ट देखा जाएगा मेडन विजिट होगी इंडियन नेवी सबमरीन्स की टू ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर मालाबार नेवल एक्सरसाइज को भी क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। एंड इंडिया नेवी डॉन एंड एयरफोर्स C-130 विजिटिंग कॉकस कीलिंग आइलैंड एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि द क्वाड ग्रुपिंग कंप्राइज, आप सभी को पता है क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। अब इनकी वेरियस यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं कि हमें क्या करना है। जो हमारा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, ये एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है जिसके द्वारा क्या होगा, आपका जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है वो यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज मॉडल्स स्टार्ट टू बिग स्ट्राइड स्पेस प्रोग्राम टर्न 60। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो नवंबर 21 1963 नवंबर 21, तो ये कहा जा रहा है टोटल यहाँ पे 60 ईयर्स हो चुके हैं। तो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, हम पहले हमारा क्या था और आज के टाइम पर हम यहाँ पर क्या बन चुके हैं, हमने मून तक में भी यहाँ पे क्या कर लिए, लैंडिंग कर लिए। सो नवंबर 21 1963 द 715 kg Nike Apache rocket shot from the small launch pad on the beheaded at Thumba फिशिंग विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम रोज 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या किया था, हमने एक रॉकेट को लॉन्च किया था जिसके बाद क्या होता, मतलब पूरे स्काई में एक हमें क्या दिखता था, लाइट्स पूरी यहाँ पर देखती। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या था, केरला असेंबली चल रही थी। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स थे, है ना, वो बाहर आके देख रहे थे कि अरे क्या हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें की उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हम 60 साल पहले देखते हैं तो इंडिया की यहाँ पे जो जर्नी थी, सबसे पहली जो हमारी जर्नी रही है, 2 मोर माइलस्टोन जो हमारी जर्नी रही है वो कौन कौन सी। द फर्स्ट वॉज द लॉन्च ऑफ द इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनियस रॉकेट। यहाँ पर इंडिया ने फरवरी 22 1969 को एक पेंसिल साइज का जो व्हीकल था, वसंत गोवर राइकर्स के साथ यहाँ पर उसकी वर्डिंग की गई थी। तो इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। ये हमारा पहला इंडिजीनियस रॉकेट था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड यहाँ पे 18 जुलाई 1918 में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, इस रॉकेट इस व्हीकल को हम ग्रो करते हैं। और इसके साथ साथ हमने 17 टन का जो वेट का रॉकेट है उसको हमने प्लेस किया था। और 35 kg रोहिणी सैटेलाइट्स ऑर्बिट में इसको हमने क्या किया था, प्लेस किया था इस रॉकेट को। तो ये इंडिया के कुछ माइलस्टोन्स रहे हैं आपके 60 साल जो पहले हम जाकर देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमने यहाँ पर सारी चीजें की। सो आफ्टर देखेंगे इंडिया इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्री दैट कुड लॉन्च देयर सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स। उस टाइम पर यहाँ पर जब हमने इस व्हीकल को लॉन्च किया था, इस व्हीकल 3 से रॉकेट को लॉन्च किया था, तो इंडिया भी इस ग्रुप, जो छोटी छोटी कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुप में पार्ट बन गया था। जैसे कि उस टाइम पर सिर्फ सोवियत यूनियन, US, UK एंड फ्रांस, इन कंट्रीज ने ही क्या किया था, यहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। सो ये सारी चीजें अब आज के टाइम पर आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि हमने SLV-3 फ्लाइट से 1979 में भी यहाँ पर बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया। फिर हमने PSLV को जनरेट किया, फिर हमारा GSLV आया, जिससे कि मतलब कि हमारे बहुत ऐसा नहीं है, इनको भी हमने क्या किया, ग्रो किया, बनाया इंडिजिनियसली। ऐसा नहीं कि हमारे जितने भी मिशन थे वो सारे फेल हुए, कुछ यहाँ पे मिशन हमारे अनसक्सेसफुल भी रहे हैं, फेल भी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा जो डिसअपॉइंटमेंट कहाँ देखने को मिलता है, 1979 में SLV-3 की जो फ्लाइट होती है उसमें हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। ASLV के इट्स फर्स्ट 2 SLV फ्लाइट्स, द फर्स्ट PSLV मिशन जो हमारा होता है वो भी थोड़ा सा फेल होता है, और हमारे कुछ GSLV मिशन भी क्या होते हैं, यहाँ पे फेल होते हैं। बट धीरे धीरे आप सभी को पता है कि इस तरीके की जो मिशंस होते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें फेलियर और सक्सेस मिलती ही रहती है। बट आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं कि हमने जो विक्रम जो लैंडर है हमारा, उसने सॉफ्ट लैंडिंग की, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, तो एक तरीके से हम क्या है, ये जो बिगनिंग हो रही है किसकी, एक गोल्डन एरा की। तो अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद हम किसकी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं,
गगनयान मिशन की भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फर्दर हम देखते हैं इसरो हैज पुट इनटू ऑर्बिट 19 इंडियन सैटेलाइट्स एंड डिप्लॉयड इट्स ऑर्बिट 143 सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज यूजिंग इट्स लॉन्च व्हीकल। तो अगर हम इसरो के बारे में देखें तो इसरो ने अब तक 19 इंडियन सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर चुका है और 431 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर दिया है फ्रॉम द 34 कंट्रीज यूजिंग इट्स लॉन्च व्हीकल। हमने हमारा लॉन्च व्हीकल यूज करके यहाँ पे 34 कंट्रीज से 431 सैटेलाइट्स को हमने क्या किया, डिप्लॉय कर चुका है। और उसमें से 19 जो सैटेलाइट्स हैं वो किसकी हैं, इंडिया की इंडिजिनियसली सैटेलाइट्स हैं। ओके, सो ये हमारी पूरी जर्नी रही एक तरीके से 60 सालों की, कि हमने किस तरीके से यहाँ पर सक्सेस हासिल की और हमारा जो गोल्डन एरा है इसकी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। So next article is AI powered chemist makes oxygen from Martian meteoroids। अब यहाँ पर क्या है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके देखिए ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स मेड फ्रॉम मेटेरोइड्स फाउंड इन मार्स। तो मार्स में यहाँ पे जो मेटेरोइड्स मिले हैं उनका यूज करके हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब देखिए ऐसा है कि मार्स में आपके अब मिशन चलेंगे ही, और जब मार्स में हम जाते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी के लिए आप सभी को पता है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अर्थ से कितना ऑक्सीजन यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो हमने ये सोचा कि जो मार्स में चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो भी वहां पर है चीजें, उसी का हम यूज करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला, प्रोवाइडेड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिंग ऑक्सीजन एंड मैनी हैव इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर मैंड मिशन टू मार्स। तो अगर मार्स में फ्यूचर में कोई भी मिशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, potential future manned mission to Mars will require oxygen as it is essential to human activity on the planet, being used in rocket propellant and life support system. On the way, one of the way to make these potential mission most cost effective in the long term। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मिशन होगा वो आपका जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर हम इंडिया से सारी चीजें प्लेनेट से ही, क्योंकि वहां पे जो सोर्सेस प्रेजेंट है हमने उसी सोर्सेस का यूज करके क्या किया, ऑक्सीजन को क्रिएट किया। अब इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल है फ्रॉम अर्थ वो भी कम होगा, साथ साथ हम जो ऑक्सीजन है उसकी भी डिमांड थोड़ी बहुत क्या होगी, कम होगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए रिसेंट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मार्स। यहाँ पे अभी कुछ एविडेंस आए हैं कि मार्स में क्या आपका वाटर है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को कंपोजिशंस हमने देखा, मेट्रॉइड्स यहाँ पे कुछ हमें मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमने यूज़ करके क्या किया, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। अब देखिए ये हमने चाइना एंड अदर डेवलप्ड a robotic AI chemist that will able to create catalyst that can be used to produce oxygen from Martian material without human intervention। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया है और अदर डेवलप्ड उन्होंने क्या किया है, एक रोबोटिक एआई केमिस्ट को डेवलप किया है, मतलब एक तरीके से रोबोट को यहाँ पे डेवलप किया है। अब ये रोबोट क्या करेगा, जैसे कि ये मार्स में गया तो मार्स में जो भी यहाँ पे सोर्सेस हैं, मेट्रॉइड्स हैं, इनका यूज करके वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन आपका नहीं चाहिए। सो यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल derived from the both first principle data experiment measures and method automatically and rapid identifies the optimal catalyst formula from more than 3 million possible compositions। तो ये यहाँ पर मतलब कि बहुत सारे compositions का हमने यूज किया और आर्टिफिशियल केमिस्ट को हमने क्या किया, बिल्ड किया, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हैं इन मार्स। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यूएस डेटा अंडरस्कोर बेनिफिट्स ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे यूएस में अगर हम देखते हैं 1996 में वैक्सीन के डोजेस दिए गए थे। कौन से वैक्सीन के, चिकन पॉक्स वैक्सीन के। तो उन्होंने ये कहा कि जब 2003 में उन्होंने ये देखा कि 90% जो केसेस हैं, सीवियर केसेस हैं चिकन पॉक्स के, वो क्या हुए हैं, डिप्राइव हुए हैं। इन 2007 में फिर से उन्होंने सेकेंड डोज दिया वैक्सीन का, तो धीरे धीरे हमें फर्दर ये दिखाई दिया कि जो डिक्लाइन ऑफ इंसिडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, ये भी क्या हुए हैं, यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं, कम हुए हैं। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन ओवर 91 मिलियन चिकन पॉक्स केसेस, यहाँ पर जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है तब से 91 मिलियन चिकन पॉक्सेस के केसेस आ चुके हैं। उसमें से 2,38,000 का हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है और 2,000 पीपल्स की यहाँ पर क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है इन यूएस। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, वैक्सीन लेकर आए। ये यूएस की बात चल रही है। ओके, सो एक्सपोजर टू चिल्ड्रन विद चिकन पॉक्स वाज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द इम्यूनिटी इन एडल्ट्स हु हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड, thus reducing the रिस्क ऑफ श्रिंकर्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने बच्चों को, जो भी बच्चे एक्सपोज थे चिकन पॉक्स से, तो जब वो एडल्ट हुए, बड़े हुए, तो उनकी जो इम्यूनिटी हुई बूस्ट हुई कि वो क्या कर सकते हैं, अब ये जो नेक्स्ट चिकन पॉक्स होगा उसको यहाँ पर
श्रिंकल कर सकते हैं। ओके, सो इट वॉज बिलीव दैट व्हेन चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड, यहाँ पे बच्चों को मेनली वैक्सीनेट किया गया, तो जब वो बड़े होंगे तो वो नेचुरली उनका जो इम्यून सिस्टम होगा वो यहाँ पर बूस्टेड होगा। सो यहाँ पे वैक्सीनेशन ने अच्छा काम किया। सो 25 years of data 1995 to 2019 from the US shows a sharp drop in the incidence of chickenpox and shingles in children. In adults, shingles cases did not increase as feared and rate of shingles is expected to decline. तो यहाँ पे जब से आपका चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इसके हमें बेनिफिट्स यूएस में दिखाई दिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज COVID-19 ब्रेन डैमेज मैकेनिज्म अनकवर्ड। अब यहाँ पे देखिए, जिस भी पर्सन को COVID-19 हुआ, उन्होंने कहा ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ, तो ये जो वायरस है उसने एक तरीके से क्या किया, आपके जो ब्रेन का मैकेनिज्म है, ब्रेन डैमेज, किसी में आपने देखा होगा कि जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म जिसको COVID-19 के सिम्टम्स रहे हैं तो उनको ब्रेन फॉग हुआ है, धीरे धीरे उनका जो फोकस करने की एबिलिटी है वो यहाँ पर क्या हुई है, उसमें डिफिकल्टी हुई है, मेमोरी का इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है और चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें हमें दिखाई दी किसमें, जिस भी पर्सन को यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स हमें सिम्टम्स दिखाई दिए हैं कोविड के। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूजिंग स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी सेल्स दैट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन दैट दे फाउंड अ इन्फेक्शन बाय सार्स-कोव वायरस रिजल्टेड इन इंडिविजुअल ब्रेन सेल फ्यूजिंग टुगेदर एज वन। अब इसमें ये हो रहा है कि हाँ, हमने क्या किया, लैब में हमने जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी मिमिक करी मतलब कि जैसे कि मिमिक्री आप सभी को पता है, किसी की एक्टिंग करना, तो हमने एक ऐसा लैब में ह्यूमन ब्रेन बनाया और उसको हमने किससे इन्फेक्ट किया, जो सार्स-कोव वायरस आपका है उससे इन्फेक्ट किया। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो ब्रेन सेल्स है वो आपस में क्या कर रही है, फ्यूजन कर रही हैं। प्रोसेस ऑफ यहाँ पर क्या चल रहा है, एक तरीके से फ्यूजन चल रहा है। तो बाय मेजरिंग द इनफ्लो ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सेल्स, यहाँ पर जो कैल्शियम आयंस थे आपके, वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके सेल्स में आपके फ्लो करने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का एक प्रोसेस यहाँ पर चलता है जिससे कि ये जो फ्यूजन होता है इससे हमारा जो फंक्शन है वो अफेक्टेड होने लगता है। और धीरे धीरे दो इंस्टेड ऑफ फायरिंग इंडिविजुअली द फ्यूज न्यूरॉन्स फायर एट ऑल एट वंस। तो यहाँ पर धीरे धीरे फ्यूजन होने की वजह से, मतलब फ्यूजन तो हो गया, अब एक सेल यहाँ पर इन्फेक्ट होनी चाहिए, बट वो और डायरेक्टली क्या करती है, एक साथ यहाँ पर फायर करती हैं हमारे न्यूरॉन्स को। तो ये हमारे लिए क्या होता है, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द नर्व सेल्स, ये यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। और ये डिस्टर्ब होता है तो मतलब कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, और डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये पूरा फ्यूजन चल रहा है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे क्या करती है, जो COVID-19 ये हमारे ब्रेन में जाती है और ब्लड ब्रेन एक तरीके से यहाँ पे बैरियर को डिस्टर्ब करती है। उसके साथ साथ जैसे कि जो अदर वायरस है, रेबीज हुआ आपका, HIV हुआ, निपाह वायरस, इससे जो भी मान लीजिए कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो उनका जो पर्सन का ब्रेन है वो भी क्या है, पूरी तरीके से क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे फ्यूजन कर रहा कौन, सार्स-कोव। तो ये जो वायरस है बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर मेनली क्या प्रोटीन है। तो सार्स-कोव वायरस इट्स स्पाइक्स प्रोटीन फॉर सेल फ्यूजन। यहाँ पर ये जो वायरस है, जैसे कि सार्क वायरस को आप लोगों ने देखा होगा, इसमें स्पाइक्स थे इस तरीके से, तो ये क्या करता था, इन स्पाइक्स का यूज करता था फॉर द सेल फ्यूजन। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। So fusion of brain cells not only alter the structure of the complex but also makes the cells dysfunctional। ये क्या करता है, सिर्फ हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर नहीं करता, ये हमारे जो सेल्स को डिसफंक्शनल भी क्या करता है, बना देता है। तो ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा चैलेंज है। इसको हमने अनकवर किया है COVID-19 के कारण जो भी ब्रेन डैमेज यहाँ पर हुआ है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे कुछ स्नैपशॉट्स आते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो AI पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग फ्रॉम गूगल। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हम अभी जो फोरकास्टिंग वाला सिस्टम है और जो वेदर फोरकास्टिंग आपका मॉडल है फ्रॉम गूगल डीप माइंड, ये ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट हमारा जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर अप्रोच है, प्रिडिक्ट द वेदर, है ना, जो हम वेदर को प्रिडिक्शन करने के लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग अभी सिस्टम है, तो उससे अच्छा यहाँ पर कौन सा सिस्टम है हमारा, यहाँ पर गूगल डीप माइंड लेड, ये ज़्यादा यहाँ पर बेटर है। तो इन फ्यूचर में ये हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, 10 दिन का मतलब टोटल 10 डेज़ का हम वेदर को क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ हमारा वेदर कैसा होने वाला है, मौसम कैसा होने वाला है, इसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है आर न्यू स्टडी सेंसर टूल किट फॉर स्टडिंग न्यूरोपेप्टाइड्स। यहाँ पर हमने एक नया बायो सेंसर को क्या किया है, एक रिवील किया है। तो इस बायो सेंसर ने क्या किया है, जो भी हमारे न्यूरोपेप्टाइड ब्रेन में हमारे जो भी न्यूरोपेप्टाइड्स हैं उनकी एक्टिविटी को यहाँ पर रिवील किया है। ये एक रिसर्च रिपोर्ट में आया है। न्यूरोपेप्टाइड्स का मेनली काम क्या होता है, पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो न्यूरोपेप्टाइड्स का मेनली काम होता है जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, है ना, तो उनको सिग्नल करता है कि जैसे कि कोई हमें मेटाबॉलिज्म करना है, डाइजेशन होना है हमारी बॉडी में, हमें सोना है, हमारे जितने भी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, न्यूरोपेप्टाइड्स का होता है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे बायोसेंसर एक बनाया है, एक तरीके से कह सकते हैं क्रिएट किया है, जिसके थ्रू जो भी यहाँ पर क्रूशियल सिग्नलिंग होती है न्यूरोपेप्टाइड्स की टू द अब बॉडी, तो इस सिग्नलिंग को हमने क्या किया, उसकी जो पूरी एक्टिविटी होती है उसको यहाँ पर रिवील किया गया है। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, न्यूरोपेप्टाइड का यहाँ पे काम क्या होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द सीक्रेट बिहाइंड मसल्स इंटरफेस रिवील्ड। तो यहाँ पे जो मसल्स आप लोगों की पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी, सो सम बंडल ऑफ नॉन लिविंग फिलामेंट्स दैट मसल्स यूज टू एंकर देमसेल्फ विद इन देयर एनवायरमेंट कैन ऑल्सो बी जेटिस्ड ऑन डिमांड। मसल्स क्रिएट दिस क्विक रिलीज इंटरफेस बाय अ न्यूरोकेमिकली मेडिएटेड जंक्शन। तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो न्यूरोकेमिकली मेडिएट का जंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और जो भी नॉन लिविंग है एक तरीके से इनका मेनली क्या काम होता है, जो बायोपॉलीमर शीट्स होती हैं मिलियंस ऑफ, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब कि ऐसी ऐसी एक लेयर होती है, फॉर एग्जांपल ये कुछ भी है तो इसमें इस तरीके से सीलिया जिसको हम कहते हैं ये इस तरीके से होता है, दिस इज कॉल्ड सीलिया। तो इसका यूज करके बिलियंस ऑफ सीलिया होते हैं, तो ये जंक्शन क्रिएट करते हैं, और लिविंग और नॉन लिविंग जो भी सरफेस है यहाँ पे जो भी टिश्यूज होते हैं इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके उनको कुछ बायोमटेरियल एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वो इस कनेक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। तो ये इंटरफेस इस तरीके से होता है बिटवीन द मसल्स। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई हैज द चाइना एंड पाकिस्तान कॉरिडोर स्टॉल। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में आप सभी को पता होगा। सीपैक प्रोजेक्ट ये 2015 में अनाउंस किया गया था। ये 45 बिलियन, इसमें टोटल 50 प्रोजेक्ट्स हैं। कितने टोटल 50 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये इसका कॉस्ट कितना था, $45 बिलियन। ये चाइना के द्वारा किसके लिए प्रोजेक्ट था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये कॉरिडोर था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सीकिंग फंड टू द ट्यून ऑफ $65 बिलियन विया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर on October 20 completed a 5-day trip to Beijing. He was also attempting to allay China's demand regarding the China पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेयरहेड बीजिंग 2015। तो यहाँ पर अभी ये एग्रीमेंट हुआ था। अब इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आप लोगों को सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में पता है। इसका जो प्लान ये था कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा खत्म करना है। आप मैप में देखिए आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इंडिया इसका अपोज कर रहा है। इंडिया क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये चाइना से स्टार्ट हो रहा है और ये ग्वादार पोर्ट तक ये पूरा बिल्ड किया जाएगा। इसमें मेनली ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये यहाँ से होकर गुजर रहा है, इसलिए इंडिया ने इसका क्या किया है, आपका इसके अगेंस्ट में है और इसका विरोध यहाँ पर किया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रबल की बात करते हैं कि सीपैक हैज हैड टीलिंग ट्रबल इन 2016 से इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कंफ्यूजन ऑन द फंडिंग, कॉन्ट्रैक्टर, सेलेक्टर्स, यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन कौन सी जो बिडिंग प्रोसेस थी, टैक्स एजम्पशंस, यहाँ पे बहुत सारे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थे इसको ऑब्टेन करने में बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पर थी। उसके बाद फिर ये था, जैसे एग्जाम्पल लिया गया ग्वादार पोर्ट का, सबसे ज्यादा यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज यहाँ पर फेस किए गए कि सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग था वाटर सप्लाई, 11.2 बिलियन रुपीज यहाँ पर प्रोजेक्ट का वाटर सप्लाई के लिए, ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किस तरीके से वहां पर कनेक्ट करना है, इन सारी चीजों के लिए दिया गया। कितना, 11.2 बिलियन रुपीज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने ये देखा इसमें कि सादीकौर डैम्स ने यहाँ पर जो स्वाद और सादीकौर जो डैम्स थे जहां से वाटर को रिलीज करना था, वहां से वाटर को रिलीज करने में क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीजें अनक्लियर थी जिसके कारण वाटर को रिलीज नहीं किया गया और उनको फंडिंग तो ग्रांट कर दी गई। ठीक है, और ये फंडिंग जो भी कहाँ से आई आपकी, चाइना के द्वारा यहाँ पे लोन लेकर सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे अदर प्रोजेक्ट्स लाइक
600 मेगावाट ग्वादार कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि ग्वादार स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान यहाँ पे इसके साथ साथ चल रहा था। इसमें भी इसकी जो फंडिंग थी, इसमें बहुत ज़्यादा इशू और अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बलूचिस्तान और ग्वादार पोर्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें लोगों का इंटेंस, जो लोकल पीपल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो लोकल लाइवलीहुड है उनका, जैसे कि फिशिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उनसे छिन जाएंगी। इसके चलते वहाँ पे जो लोकल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी, लैंड था, वो भी सेल में नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा जो चाइनीज़ को यहाँ पे पोर्ट को बिल्ड करने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो बालोच रेजिस्टेंस थे, लोग थे, उन्होंने अपना जो लैंड था उसको रिफ्यूज़ कर दिया सेल करने से। ओके, फिर यहाँ पर हम धीरे धीरे देखते हैं कि मोर ओवर ग्वादार पोर्ट हैज बीन लीज टू चाइना, बट हमें ये पता है कि जो ग्वादार पोर्ट है वो चाइना को क्या है, लीज पर दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें से ये हो रहा है, ये सामने निकल कर आया कि सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है किसको हो रहा है, चाइना को हो रहा है। इसका 95% जो बेनिफिट है वो चाइना को हो रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ 9% ही यहाँ पर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू बनता जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्ट कैसे आया चाइना और पाकिस्तान के बीच में, मतलब इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो चाइना ने अभी क्या करी है, जो ये 3 रोड प्रोजेक्ट था उसकी फंडिंग को स्टॉप कर दिया है। क्यों स्टॉप किया है, यहाँ पे ग्वादार पोर्ट में इशू इंसिस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि 2018 the Pakistan National Assembly Standing Committee ordered an injury to China Overseas Port Holding Company Pakistan, claiming that they have been operating विदाउट अ वैलिड सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट बन रहे थे, रोड बन रहे थे, इसमें कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुआ है। 8.5 बिलियन रुपीस का यहाँ पर क्या हुआ है, इस हाईवे में करप्शन का क्या सस्पिशन है। इसलिए अभी थोड़ा सा चाइना और पाकिस्तान के बीच में हमें रिफ्ट दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, सो विद द रिसेंट विजिट टू बीजिंग, इस्लामाबाद इज अटेम्प्टिंग टू रीस्टार्ट फंडिंग फॉर इट्स की प्रोजेक्ट्स। तो अभी यहाँ पर रिसेंट में ही जो पाकिस्तान की अभी केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो चाइना की विजिट में गई थी और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर जो भी फंडिंग है उसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या निकल कर आता है, कितनी प्रोग्रेस होती है ग्वादार पोर्ट तक। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर इतना ही। सो आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा, बट स्टिल आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।